नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम किसी देश के इतिहास, संस्कृति, इकोनॉमी और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज को समझना जरूरी होता है वो है उस देश की जियोग्राफी। जियोग्राफी केवल नक्शे पर दिखने वाली जमीन नहीं होती, बल्कि यह किसी भी देश के पूरे डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होती है। किसी देश की जियोग्राफिकल लोकेशन ये तय करती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, वहाँ किस प्रकार की एग्रीकल्चर विकसित होगी और उस देश के अन्य देशों के साथ ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस कैसे बनेंगे। इसी कारण जियोग्राफी को अक्सर किसी देश की नेचुरल फाउंडेशन कहा जाता है। भारत के संदर्भ में जियोग्राफी की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण रही है। भारत विश्व की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशंस में से एक रहा है और इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन ने इसके इतिहास और कल्चर को गहराई से प्रभावित किया है। भारत का स्थान एशिया के दक्षिणी भाग में है, जहां से यह पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच एक प्राकृतिक ब्रिज का कार्य करता रहा है। हजारों वर्षों से भारत लैंड रूट्स और सी रूट्स के माध्यम से अन्य देशों से जुड़ा रहा, जिसके कारण यहाँ व्यापार, धर्म, कला, विज्ञान और विचारों का आदान प्रदान होता रहा। भारत का साइज भी बहुत विशाल है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इतनी बड़ी जियोग्राफिकल एरिया होने के कारण भारत में अलग अलग प्रकार की फिजिकल फीचर्स मिलती हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटोज और कोस्टल रीजन्स। यही कारण है कि भारत में कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत अधिक है। अलग अलग रीजन्स में अलग लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल्स विकसित हुए हैं। भारत की लोकेशन इसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी देती है। हिंद महासागर के पास स्थित होने के कारण भारत प्राचीन समय से इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसी कारण कई विदेशी ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स और इन्वेडर्स भारत आए और उन्होंने यहाँ की सोसाइटी और कल्चर पर प्रभाव डाला। इस प्रकार यदि हमें भारत के इतिहास, कल्चर, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस को सही तरीके से समझना है तो हमें सबसे पहले भारत के साइज और लोकेशन को समझना आवश्यक है। भारत पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में आता है। यदि हम वर्ल्ड मैप को देखें तो भारत साउथ एशिया के लगभग मध्य में स्थित दिखाई देता है। इस लोकेशन के कारण भारत के चारों ओर कई महत्वपूर्ण जियोग्राफिकल रीजन्स और कंट्रीज स्थित हैं, जैसे उत्तर में हिमालयस, दक्षिण में इंडियन ओशन, पश्चिम में अरेबियन सी और पूर्व में बे ऑफ बंगाल। ये जियोग्राफिकल पोजीशन भारत को एक विशेष पहचान और महत्व प्रदान करती है। भारत की एग्जैक्ट जियोग्राफिकल पोजीशन को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। भारत का मेनलैंड लगभग 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच फैला हुआ है, जबकि 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच स्थित है। ये कोऑर्डिनेट्स हमें वर्ल्ड मैप पर भारत की सही स्थिति बताने में मदद करते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की यह सिस्टम जियोग्राफी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से पृथ्वी पर किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन निर्धारित की जाती है। भारत की जियोग्राफिकल पोजीशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह इमेजिनरी लाइन लगभग भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इस लाइन का बहुत बड़ा क्लाइमेटिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये भारत को 2 प्रमुख क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। इस रीजन में पूरे वर्ष तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। यहाँ की क्लाइमेट जनरली वार्म होती है और कई क्षेत्रों में अच्छी रेनफॉल भी होती है। इसी कारण यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स और डेंस वेजिटेशन देखने को मिलती है। भारत के दक्षिणी राज्यों जैसे केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में स्थित क्षेत्र को सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। इस रीजन में सीजन्स अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ समर्स गर्म होती हैं, लेकिन विंटर्स अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं। नॉर्थ इंडिया के कई क्षेत्रों में विंटर सीजन में टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। इस प्रकार सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में सीजनल वेरिएशन अधिक देखने को मिलता है। भारत के क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी का एग्रीकल्चर पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए ट्रॉपिकल रीजन्स में राइस, कोकोनट और स्पाइसेस अधिक उगाए जाते हैं, जबकि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में व्हीट, मस्टर्ड और बार्ले जैसी क्रॉप्स अधिक उगाई जाती हैं।
इसके अलावा भारत की सेंट्रल लोकेशन साउथ एशिया में होने के कारण यह नेबरिंग कंट्रीज के साथ कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशंस बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन समय में भारत से कई आइडियाज, रिलीजन्स और कल्चरल ट्रेडिशंस जैसे बुद्धिज्म और हिंदू फिलॉसफी अन्य देशों तक पहुंचे। इस प्रकार भारत की लोकेशन केवल एक जियोग्राफिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि ये देश के क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, कल्चर, ट्रेड और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को गहराई से प्रभावित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जब हम जियोग्राफी में किसी देश की टाइम सिस्टम को समझते हैं, तो हमें सबसे पहले पृथ्वी की मूवमेंट को समझना पड़ता है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। इस रोटेशन के कारण पृथ्वी के अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर अलग अलग समय होता है। इसका मतलब ये है कि जब सूर्य की किरणें किसी एक स्थान पर पड़ती है, तो उसी समय दूसरे स्थान पर सूर्य की स्थिति अलग होती है। इसी कारण पृथ्वी के हर लॉन्गिट्यूड पर लोकल टाइम अलग अलग होता है। भारत एक विशाल देश है और इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट काफी बड़ा है। इसका मतलब है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच लॉन्गिट्यूड का अंतर काफी अधिक है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश को देखें, तो वहां सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी ओर यदि हम भारत के पश्चिमी भाग गुजरात को देखें, तो वहां सूर्योदय अपेक्षाकृत देर से होता है। इस प्रकार भारत के पूर्व और पश्चिम के बीच लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस पाया जाता है। यदि हर राज्य अपने अपने लॉन्गिट्यूड के अनुसार अलग लोकल टाइम का पालन करने लगे, तो पूरे देश में बहुत अधिक कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑफिसेज, स्कूल्स और नेशनल एक्टिविटीज को मैनेज करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए किसी भी बड़े देश में एक यूनिफॉर्म टाइम सिस्टम अपनाया जाता है, जिसे स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। भारत में भी इसी उद्देश्य से एक विशेष लॉन्गिट्यूड को चुना गया है, जिसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यह इमेजिनरी लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर के पास से गुजरती है। इसी लॉन्गिट्यूड के आधार पर जो समय निर्धारित किया जाता है, उसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। आज पूरे भारत में चाहे कोई व्यक्ति दिल्ली में हो, मुंबई में हो, चेन्नई में हो या अरुणाचल प्रदेश में हो, सभी लोग एक ही समय प्रणाली यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का पालन करते हैं। इससे देश में डेली लाइफ की एक्टिविटीज जैसे रेलवे टाइमिंग, फ्लाइट शेड्यूल्स, ऑफिस टाइमिंग और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग को व्यवस्थित रूप से संचालित करना संभव हो पाता है। इसलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत के नेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, भारत की जियोग्राफिकल पोजीशन केवल समय को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह डे और नाइट की ड्यूरेशन को भी प्रभावित करती है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर दिन और रात की लंबाई मुख्य रूप से उस स्थान की लैटिट्यूड पर निर्भर करती है। चूंकि भारत उत्तर से दक्षिण तक काफी फैला हुआ है, इसलिए देश के अलग अलग क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग जैसे कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि लगभग पूरे वर्ष लगभग समान रहती है। यहाँ सीजनल वेरिएशन बहुत कम होता है। इसका कारण ये है कि यह क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन के अपेक्षाकृत अधिक निकट है, जहाँ सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं और दिन रात का अंतर बहुत अधिक नहीं होता। इसके विपरीत यदि हम भारत के उत्तरी क्षेत्रों जैसे कश्मीर की बात करें, तो वहाँ डे और नाइट की ड्यूरेशन में अधिक वेरिएशन देखने को मिलता है। समर सीजन में वहां दिन अपेक्षाकृत लंबे हो जाते हैं, जबकि विंटर सीजन में रातें अधिक लंबी हो जाती हैं। ये परिवर्तन पृथ्वी के टिल्ट और रेवोल्यूशन के कारण होता है। इस प्रकार भारत की लैटिट्यूडनल पोजीशन केवल दिन और रात की अवधि को ही नहीं बदलती, बल्कि ये देश के क्लाइमेट, सीजन्स और ह्यूमन एक्टिविटीज को भी प्रभावित करती है। अलग अलग क्षेत्रों में दिन रात की अवधि और सीजनल चेंजेस के कारण एग्रीकल्चर पैटर्न्स, लाइफस्टाइल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अलग अलग विकसित होती है। इसलिए लैटिट्यूड जियोग्राफी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। जब हम किसी देश की जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो उसका साइज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है। भारत का कुल जियोग्राफिकल एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इतने विशाल क्षेत्रफल के कारण भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। यदि हम वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें, तो पता चलता है कि भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है और इसी कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की जियोग्राफिकल कंडीशंस देखने को मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि भारत पृथ्वी के कुल लैंड एरिया का केवल लगभग 2.4% हिस्सा ही घेरता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है।
इसका अर्थ यह है कि भारत कंपैरेटिवली छोटे ग्लोबल लैंड शेयर के बावजूद बहुत बड़ी मानव आबादी को सपोर्ट करता है। ये तथ्य भारत की जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। भारत का विशाल आकार देश को कई प्रकार की नेचुरल एडवांटेजेस प्रदान करता है। इतने बड़े क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज, डेजर्ट्स और कोस्टल एरियाज। इसी कारण भारत में क्लाइमेट भी हर जगह समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक रेनफॉल होती है, कुछ क्षेत्रों में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जबकि कुछ स्थानों पर एरिड कंडीशंस भी देखने को मिलती है। भारत का बड़ा आकार अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स और इकोसिस्टम्स के विकास के लिए भी जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए कहीं डेंस फॉरेस्ट्स मिलते हैं, कहीं ग्रासलैंड्स, कहीं डेजर्ट्स और कहीं फर्टाइल प्लेन्स। इन इकोसिस्टम्स में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, जिससे भारत की बायोडाइवर्सिटी बहुत समृद्ध बनती है। इतना ही नहीं, भारत का विशाल जियोग्राफिकल एरिया देश को अनेक नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रदान करता है, जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, वाटर रिसोर्सेज और फर्टाइल सॉइल। यही रिसोर्सेज भारत की एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इकोनॉमी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार भारत का बड़ा आकार केवल एक जियोग्राफिकल फैक्ट नहीं है, बल्कि ये देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कल्चरल डाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल रिचनेस का आधार भी है। भारत का विशाल जियोग्राफिकल साइज देश में विभिन्न प्रकार की फिजिकल फीचर्स के विकास का कारण बना है। यदि हम भारत के नक्शे को देखें, तो हमें पता चलता है कि यहाँ कई अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स मौजूद हैं, जो देश के क्लाइमेट, वेजिटेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रभावित करते हैं। इन फिजिकल फीचर्स के कारण भारत की जियोग्राफी अत्यंत विविध और रोचक बन जाती है। सबसे पहले यदि हम भारत के उत्तरी भाग को देखें, तो वहां हिमालयन माउंटेन स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है और यह भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार का कार्य करती है। हिमालय न केवल भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण रिवर्स का स्रोत भी है, जैसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। हिमालय के दक्षिण में विस्तृत इंडो गैंजेटिक प्लेन स्थित है। यह क्षेत्र अत्यंत फर्टाइल है और यहाँ की सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में भारत की बड़ी पॉपुलेशन रहती है और यहाँ फूड प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में थार डेजर्ट स्थित है। यह एक एरिड रीजन है जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग में डेक्कन प्लेटो स्थित है, जो एक विशाल प्लेटो रीजन है और यहाँ मिनरल रिसोर्सेस काफी मात्रा में पाए जाते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों में कोस्टल प्लेन स्थित हैं, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के किनारे फैले हुए हैं। इन कोस्टल एरियाज में फिशिंग, ट्रेड और पोर्ट्स का विकास हुआ है। इसके अलावा भारत के आसपास समुद्र में कई आइलैंड ग्रुप्स भी स्थित हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। इन सभी विविध फिजिकल फीचर्स के कारण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर पैटर्न्स और कल्चरल ट्रेडिशंस अलग अलग विकसित हुए हैं। यही जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भारत को एक अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण देश बनाती है। भारत एक विशाल देश है और इसकी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बहुत विस्तृत है। भारत की टोटल लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। ये लैंड बाउंड्री भारत को कई नेबरिंग कंट्रीज के साथ जोड़ती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन देशों के साथ जुड़ी सीमाएं केवल जियोग्राफिकल डिवीजन नहीं है, बल्कि यह पॉलिटिकल रिलेशंस, ट्रेड कनेक्शंस और कल्चरल इंटरैक्शंस को भी प्रभावित करती है। इसलिए लैंड बाउंड्रीज किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत की विशेषता ये भी है कि यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरेबियन सी, पूर्व में बे ऑफ बंगाल और दक्षिण में इंडियन ओशन स्थित है। इसी कारण भारत की एक बहुत लंबी कोस्टलाइन भी है। यदि मेनलैंड और आइलैंड्स दोनों को शामिल किया जाए, तो भारत की कुल कोस्टलाइन लगभग 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी कोस्टलाइन भारत को समुद्री गतिविधियों के लिए अत्यंत अनुकूल बनाती है। भारत की कोस्टलाइन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में होता है। प्राचीन समय से ही भारत के कई बड़े पोर्ट्स जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता इंटरनेशनल ट्रेड के केंद्र रहे हैं। समुद्री मार्गों के माध्यम से भारत का व्यापार एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ होता रहा है। इसके अलावा कोस्टलाइन के आसपास के क्षेत्रों में फिशिंग इंडस्ट्री भी बहुत विकसित है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। समुद्र भारत की नेवल डिफेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
भारतीय नौसेना समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करती है और देश को बाहरी खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही समुद्र के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुए हैं। प्राचीन समय में व्यापारियों, यात्रियों और विद्वानों के आने जाने से भारत की संस्कृति का प्रभाव अन्य देशों तक पहुंचा। इस प्रकार भारत की लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन देश की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और कल्चर तीनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत केवल एक विशाल मेनलैंड ही नहीं है, बल्कि इसके साथ कई महत्वपूर्ण आइलैंड ग्रुप्स भी जुड़े हुए हैं। ये आइलैंड्स भारत के समुद्री क्षेत्र को और अधिक विस्तृत बनाते हैं तथा देश की मैरीटाइम इंपॉर्टेंस को बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से भारत के पास दो प्रमुख आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये दोनों आइलैंड ग्रुप्स अलग अलग समुद्रों में स्थित हैं और अपनी जियोग्राफिकल तथा इकोलॉजिकल विशेषताओं के कारण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भारत के पूर्वी भाग में बे ऑफ बंगाल में स्थित है। ये आइलैंड्स मेनलैंड इंडिया के दक्षिण पूर्व दिशा में फैले हुए हैं। यह आइलैंड ग्रुप कई छोटे बड़े द्वीपों का समूह है और यहाँ घने फॉरेस्ट्स, रिच बायोडाइवर्सिटी और यूनिक वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। इन द्वीपों का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत अधिक है क्योंकि यह भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अपने सुंदर बीचेस, कोरल रीफ्स और नेचुरल ब्यूटी के कारण एक प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन भी बन चुके हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आइलैंड ग्रुप है लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरेबियन सी में स्थित है। ये छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स का समूह है और यहाँ के कोरल रीफ्स और मरीन इकोसिस्टम्स अत्यंत समृद्ध माने जाते हैं। लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और साफ समुद्री जल इसे भी टूरिज्म के लिए बहुत आकर्षक बनाते हैं। इन दोनों आइलैंड ग्रुप्स के कारण भारत का मैरीटाइम टेरिटरी काफी विस्तृत हो जाता है। इसके साथ ही भारत की स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन भी मजबूत होती है। समुद्र में स्थित ये द्वीप भारत की सिक्योरिटी, ट्रेड रूट्स की निगरानी और एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के आइलैंड्स केवल जियोग्राफिकल फीचर्स नहीं है, बल्कि वे देश की इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, भारत के जियोग्राफी को समझते समय हमें उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में भी जानना जरूरी होता है। भारत के सदर्नमोस्ट पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये स्थान भारत के मेनलैंड में नहीं बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में स्थित है। विशेष रूप से यह निकोबार आइलैंड्स के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है और यह भारत की जियोग्राफिकल सीमा का अंतिम बिंदु माना जाता है। इंदिरा पॉइंट का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया था। ये स्थान भारत के इंडियन ओशन रीजन में एक महत्वपूर्ण जियोग्राफिकल मार्कर के रूप में जाना जाता है। इस बिंदु का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यह भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि यह भारत के समुद्री क्षेत्र और मैरीटाइम बाउंड्रीज को समझने में मदद करता है। हालांकि वर्ष 2004 में इंडियन ओशन सुनामी के दौरान इस क्षेत्र में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई। इस सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट का कुछ भाग समुद्र के पानी के नीचे सबमर्ज हो गया। ये घटना हमें ये समझाती है कि पृथ्वी की जियोग्राफी हमेशा स्थिर नहीं रहती, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों के कारण समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होते रहते हैं। इस सुनामी ने कोस्टल रीजन्स और आइलैंड एरियाज की वल्नरेबिलिटी को भी उजागर किया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि समुद्र के किनारे स्थित क्षेत्रों को प्राकृतिक डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक्स, सुनामीज और स्टॉर्म्स से अधिक खतरा होता है। इसलिए आज इन क्षेत्रों में डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार इंदिरा पॉइंट केवल एक जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, बल्कि यह हमें प्रकृति की शक्ति और जियोग्राफिकल चेंजेस की वास्तविकता को भी समझाता है। भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन ने सदियों से दुनिया के अन्य क्षेत्रों के साथ इसके रिलेशंस और इंटरैक्शंस को प्रभावित किया है। यदि हम वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि भारत एशिया महाद्वीप का एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है। विशेष रूप से भारत का डेक्कन पेनिनसुला दक्षिण दिशा में इंडियन ओशन की ओर फैला हुआ है। इस कारण भारत समुद्री मार्गों के बहुत करीब स्थित है, जो प्राचीन समय से ही इंटरनेशनल ट्रेड और कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण रूट्स रहे हैं। भारत की इस स्ट्रैटेजिक पोजीशन के कारण ये कई महत्वपूर्ण रीजन्स के साथ जुड़ा रहा है। उदाहरण के लिए भारत का संपर्क वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे क्षेत्रों के साथ रहा है। प्राचीन काल में लैंड रूट्स जैसे सिल्क रूट और समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापारी, यात्री और विद्वान भारत आते जाते थे। इससे भारत और अन्य सभ्यताओं के बीच कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशंस विकसित हुए।
इन इंटरैक्शंस के कारण विभिन्न प्रकार के गुड्स, आइडियाज, रिलीजन्स और टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान हुआ। उदाहरण के लिए भारत से स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रेशियस स्टोन्स अन्य देशों में भेजे जाते थे, जबकि अन्य क्षेत्रों से नई टेक्नोलॉजीज और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भारत में आए। इसी प्रकार भारत से बुद्धिज्म और हिंदू फिलॉसफी भी कई एशियाई देशों तक पहुंचे। इन ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स के कारण भारत की सिविलाइजेशन और कल्चर और भी समृद्ध हुई। भारत ने न केवल अन्य देशों से कई चीजें सीखी, बल्कि उसने भी दुनिया को अनेक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इसलिए भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन ने इसे केवल एक देश ही नहीं, बल्कि एक कल्चरल ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट के रूप में स्थापित किया। यही कारण है कि भारत का स्थान विश्व के इतिहास और इंटरनेशनल रिलेशंस में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत प्राचीन काल से ही इंटरनेशनल ट्रेड का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और समुद्र के पास स्थिति ने इसे व्यापार के लिए अत्यंत अनुकूल बना दिया था। प्राचीन समय में भारत के व्यापारी समुद्री और स्थलीय दोनों प्रकार के ट्रेड रूट्स का उपयोग करते थे। इन व्यापारिक मार्गों के माध्यम से भारत का संपर्क एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों से स्थापित हुआ। यही कारण है कि भारत को लंबे समय तक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता रहा। भारतीय व्यापारी दुनिया के विभिन्न देशों को कई मूल्यवान वस्तुएं एक्सपोर्ट करते थे। इनमें प्रमुख रूप से स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल्स, सिल्क, प्रेशियस स्टोन्स और मेटल शामिल थे। भारतीय मसाले, विशेष रूप से पेपर और सिनेमन, यूरोप और पश्चिमी एशिया में बहुत अधिक मांग में थे। इसी प्रकार भारत के कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स अपनी उच्च क्वालिटी और सुंदर डिजाइन्स के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध थे। इन वस्तुओं के कारण भारत को प्राचीन समय में एक समृद्ध व्यापारिक देश के रूप में जाना जाता था। दूसरी ओर भारत अन्य सभ्यताओं से कई वस्तुएं और आइडियाज भी प्राप्त करता था। व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान ही नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से नॉलेज, टेक्नोलॉजीज और कल्चरल ट्रेडिशंस का भी आदान प्रदान होता था। इस प्रकार ट्रेड ने विभिन्न सिविलाइजेशंस के बीच संपर्क और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया। व्यापार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना वर्ष 1869 में सुएज कनाल का खुलना था। ये कनाल मेडिटरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। इसके बनने से भारत और यूरोप के बीच समुद्री दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई। इससे समुद्री यात्रा पहले की तुलना में बहुत तेज और आसान हो गई। परिणामस्वरूप भारत और यूरोपीय देशों के बीच कमर्शियल रिलेशंस और भी मजबूत हो गए। इस प्रकार ऐतिहासिक व्यापारिक संपर्कों ने भारत की इकोनॉमी और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को बहुत अधिक प्रभावित किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि भारत का साइज और जियोग्राफिकल लोकेशन देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है और यह विभिन्न लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में फैला हुआ है, जिसके कारण देश में विविध प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है। इन विविध जलवायु परिस्थितियों ने भारत में अलग अलग इकोसिस्टम्स, वेजिटेशन और एग्रीकल्चरल पैटर्न्स के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का कुल जियोग्राफिकल एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जिसके कारण यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। इतने बड़े आकार के कारण भारत में कई प्रकार की फिजिकल फीचर्स जैसे हिमालयस, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटोज और कोस्टलाइंस पाए जाते हैं। ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल रिचनेस को भी बढ़ाती है। इसके साथ ही भारत की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और समुद्री मार्गों के पास स्थिति ने इसे प्राचीन समय से ही ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत का आकार और स्थिति केवल जियोग्राफिकल फैक्ट्स नहीं है, बल्कि वे देश के इतिहास, इकोनॉमी, कल्चर और ग्लोबल इंपॉर्टेंस को गहराई से प्रभावित करने वाले मूल आधार है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।